Hi friends, my name is गुंजन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल प्रिपरेशन। आपको इस चैनल के माध्यम से ऑल जेई एग्ज़ाम एंड डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के सभी सेमेस्टर की तैयारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ऑल थिंग्स रिलेटेड विथ सिविल इंजीनियर, जैसे कि आप जेई के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, जेई के रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो या इवन फिर सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। उनमें से आज मैं सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि सर्वेइंग को माना जाता है, आज मैं उसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। और वो क्या है, उसका नाम है सर्वेइंग। सब्जेक्ट का नाम हो गया सर्वेइंग। आज अपन बात करेंगे कि सर्वेइंग होता क्या है। ओके, सर्वेइंग, व्हाट इज सर्वेइंग, व्हाट इज सर्वेइंग, व्हाट डू यू मीन बाय सर्वेइंग। सर्वेइंग से आप समझते क्या हैं, क्या चीज़ है सर्वेइंग, सर्वे हम क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ का सर्वे करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों आज अच्छे से समझ लीजिए और सारी कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए कि सर्वे क्या होती है, सर्वे हम क्यों पढ़ते हैं, सर्वे की क्या ज़रूरी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी एम है, किस चीज़ को लेकर हम सर्वे को करने जा रहे हैं, उस सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। सर्वे, चलिए आज स्टडी करते हैं सर्वेइंग। दोस्तों जानिए, सर्वे एक प्रकार का आर्ट होती है, कला होती है। किसी भी पॉइंट के रिलेटिव पोजीशन को जानने के लिए जिस कला का हम यूज करते हैं उसको मैं सर्वेइंग कहता हूँ। सर्वेइंग क्या है, एक प्रकार का आर्ट है। जैसे मैं कहूँ एक पॉइंट, दिस पॉइंट वन इज ए एंड अनदर पॉइंट इज बी, और इन दोनों पॉइंट के रिलेटिव पोजीशन को कहूँ बताने के लिए, तो यदि आप इस पॉइंट के रिलेटिव पोजीशन को जिस कला के माध्यम से बताते हो उस कला को कहा जाता है सर्वेइंग। ओके, इस कला को क्या कहा जाता है, सर्वेइंग। अब मैं इसे डिफाइन करूं तो डेफिनेटली आपको डेफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे बताता हूं उसी के माध्यम से आपको सारी डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। चाहे आप या तो जेई की तैयारी कर रहे हो या डिप्लोमा के सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों में ये आपकी काम आने वाली है। और ऑल थ्योरी भी मैं लिखाऊंगा रिगार्डिंग विथ सर्वे टॉपिक। सर्वे के टॉपिक से जितने भी रिलेटेड थ्योरी हो एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं यहीं पे कराऊंगा और थ्योरी भी यहीं पे करवाऊंगा। ऐसा कोई नहीं है कि थ्योरी को मैं स्किप कर दूंगा, ओनली सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करवाऊंगा। मैं बहुत चीज़ करवाऊंगा इसी के माध्यम से। जैसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ ए एंड बी के बीच का अगर रिलेटिव पोजीशन मैं निकाल लूँ और इस ही रिलेटिव पोजीशन को निकालने की जो कला है उसे ही मैं सर्वे कहा था। अब दोस्तों मैं इसे डिफाइन करता हूँ, डेफिनेशन के माध्यम से। तो आप देखेंगे इट इज एन आर्ट ऑफ determining the relative position of different point that point may be lies above or beneath on the surface of the earth, with the help of suitable instrument, it can be done
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली there may be three things required for locating any point, and that references are distance, direction and elevation. दोस्तों अब मैं वन बाय वन करके आपको समझाता हूं, जो कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं सभी को समझाता हूं कि क्या मैंने लिखी है। जो बात मैंने आपको बता दिया है ऑरली, मैंने जो भी कहूँगा उसी चीज़ को मैं बोर्ड पे लिखूँगा। सो यू कैन कंसंट्रेट ऑलवेज, ठीक है, वाइल यू कैन वॉच दिस वीडियो। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं उस समय आप पूरे बोर्ड पर कंसंट्रेट करेंगे। ओके, देखेंगे। It is an art of determining the relative position of different point। कहता है सर्वेइंग एक प्रकार की आर्ट होती है, कला होती है, जो कि रिलेटिव पोजीशन को ज्ञात करता है, किसी भी पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन को ज्ञात करता है। और वो पॉइंट कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, तो या तो वो धरती के नीचे, मतलब बीनीथ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, बीनीथ कहने का मतलब हो रहा है धरती के नीचे, एंड एबव धरती के ऊपर। इट मीन्स कि वो पॉइंट एस्ट्रोनॉमी में भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, और उस पॉइंट को या तो मैं पता कर सकता हूँ डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, या किसके माध्यम से पता कर सकता हूँ, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट के मदद से उस पॉइंट को हम पता कर सकते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम पता कर सकते हैं रिलेटिव पोजीशन को विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इंस्ट्रूमेंट। लाइज एबव और with the help of suitable instrument it can be done directly or indirectly. There may be three things required for locating any point, and that references are distance, direction, elevation। अब उस पॉइंट को ज्ञात करने के लिए तीन रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। कितने रेफरेंस की? तीन रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। और पहला रेफरेंस है, ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस, डायरेक्शन, एलिवेशन। ओके, क्या है? डिस्टेंस, डायरेक्शन, एलिवेशन। आप ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस, डायरेक्शन, एलिवेशन, तीन रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है। ये इम्पोर्टेंट होता है। ये क्या होता है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है। आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। मैं वहाँ पे टिक करते जाऊँगा कि कहाँ से कौन सा पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसे मैं बता दिया करूँगा। आप जान लीजिए कि ये पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट है। दिस इज इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। ओके, तो सर्वे समझ में आ गया कि सर्वे क्या होती है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें कुछ टेक्निकल टर्म इन्वॉल्व होने वाली है। ओके, तो मैं चाहता हूं कि उस टेक्निकल टर्म को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, ताकि जब भी मैं बाद में लिखूं तो आपको कोई भी समझने में परेशानी ना हो। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि लिखने का टाइम इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट तेज़ी से ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। ओके, अब मैं आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चीज़ को मैं लिख रहा हूं। उस टेक्निकल टर्म के बारे में आप लोग समझेंगे।
एक टर्म अभी अभी मैंने लिखा है, 3 रेफरेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर लोकेटिंग एनी पॉइंट, ठीक है, चाहे वो पॉइंट कहाँ हो, लाइक कर रहा हो, धरती के नीचे कर रहा हो या धरती के ऊपर कर रहा हो। 3 चीज़ मैंने बताया है कि 3 चीज़ एटलीस्ट क्या करनी चाहिए, रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला था उसमें डिस्टेंस, दूसरा था डायरेक्शन, एक तीसरा था डिस्टेंस। से आप समझ रहे हैं डिस्टेंस क्या होती है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। डायरेक्शन किसको बोलते हैं, किस दिशा में है और कितना एंगल पर है, उसको मैं डायरेक्शन बोल देता हूँ। डायरेक्शन कहने से यहाँ का मतलब हो सकता है कि कितने एंगल से वो लाइन पास कर रही हो, ओके, तो डायरेक्शन भी समझ रहे हैं। लेकिन एक न्यू टर्म आ गया है, एलिवेशन। क्या आ गया दोस्तों, एलिवेशन। तो अच्छे से समझ लीजिए एलिवेशन क्या होती है, ओके। एलिवेशन, व्हाट इज एलिवेशन। एलिवेशन होता है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। ये एक प्रकार का एलिवेशन क्या है, डिस्टेंस होता है, वो भी कैसा डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस, 2 पॉइंट की बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को। जैसे मैं यदि कहूँ कि इस दोनों मार्कर के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, तो आपको समझ में आ रहा है ना, वर्टिकल डिस्टेंस यही होता है। और ऐसे मैं कह दूं तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो इतना समझ में आता है, ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो पहली बात ध्यान रखेंगे कि इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। क्या है एलिवेशन, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम कहाँ से, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, कहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एनी फिक्स डेटम या मीन सी लेवल, या किससे, मीन सी लेवल, मतलब इट मीन्स MSL। अब पहले मैं बताता हूं कि मीन सी लेवल क्या होती है। तो पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद में मीन सी लेवल को एक्सप्लेन करूंगा। एलिवेशन क्या होता है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस measured from any fixed datum or mean sea level, ब्रैकेट में MSL, शॉर्ट में मैं इसे MSL लिखता हूँ, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि मीन सी लेवल क्या है और वर्टिकल डिस्टेंस इट मीन्स एलिवेशन क्या है। देखेंगे, सपोज दैट इस तरह से यहाँ पर एक सपोज दैट ये क्या है, रिवर है, रिवर या सी इसको बोल सकते हो, इसका नाम दे सकते हैं, क्या है ये, सी है, दिखाई दे रहा है आपको, सी है। और कुछ ग्राउंड की स्थिति इस तरह से है, ग्राउंड की स्थिति जो है कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे सपोज दैट एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये ग्राउंड पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इसका एलिवेशन बता देने के लिए और इसका हाइट बता देने के लिए, तो ध्यान रखें, बोथ आर डिफरेंट थिंग बट बोथ आर सिमिलर, नॉट की इक्वल। दोनों सिमिलर कहा जा सकता है लेकिन दोनों को समान नहीं कहा जा सकता है। आपको अभी क्लियर करते हैं कि डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है और RL क्या होता है, ओके। तो इस अगर कहा कि हाइट ऑफ द मैन की यदि मैं हाइट निकालूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये आदमी 4 फीट का है तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 4 फीट हो जाएगी ना, हाइट ऑफ द मैन बराबर h। और यदि मैं कहूँ कि इसका RL कितना है, इस आदमी का, इस मैन का RL कितना है, तो RL निकालने के लिए सपोज दैट इसका सरफेस लेवल इसका ये है, फ्री सरफेस इसका ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंसेस होगी दैट इज कॉल्ड रिड्यूस लेवल या
एलिवेशन कहा जाता है। इसका एक और नाम होता है क्या, रिड्यूस लेवल, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं RL, या इसको एलिवेशन कहा जाता है। ओके, तो मैं लिखूं कि RL या फिर रिड्यूस लेवल, रिड्यूस लेवल ऑफ द मेन, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस लेवल ऑफ द मेन क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप डिफरेंस कर सकते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस इतना हुआ और RL इसका इतना हुआ। सो बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। सिमिलर कह सकते हो लेकिन बराबर नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो रिड्यूस लेवल ऑफ द मेन क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। ओके, तो हमें पता चल गया इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होती है। इसका हाइट हो जाएगा, मेन का H हो जाएगा, और इसका रिड्यूस लेवल Y हो जाएगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूस्ड लेवल, ठीक है। शॉर्ट में इसको RL भी कहते हैं। ओके, अब हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ गई कि वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है और RL क्या होती है। ओके, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इट मीन्स कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तेजी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब बात करते हैं अपन मीन सी लेवल की। मीन सी लेवल क्या होती है, एक टर्म और न्यू टर्म इन्वॉल्व हुआ है, मीन सी लेवल। ठीक है, ब्रैकेट में M.S.L, ठीक है। मैंने कहा कि ये एक प्रकार की एवरेज हाइट होती है मीन सी लेवल की। किसी भी समुद्र की एवरेज हाइट होती है। वो कैसी हाइट होती है, इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो आप लोग सुनते रहिए इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो किसी भी समुद्र के सी की टाइड के आवरली रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, टाइड की आवरली रिकॉर्डिंग करते हैं। कहने का मतलब हुआ किसी के भी समुद्र में जब ज्वार और भाटा आती है तो वो ज्वार और भाटा को घंटे 1 घंटे के बाद उसकी हाइट को मैं देखता हूँ कि 1 घंटा अभी 12 बजे हाइट कितनी थी, फिर देखेंगे 1 बजे हाइट कितनी थी। जब ज्वार भाटा आता है तो पानी उठ जाता है ना हाई लेवल तक, तो उस समय देखेंगे पानी की हाइट कितनी थी और कितने दिनों तक देखेंगे, तो अप टू 19 ईयर्स 19 सालों तक इसको घंटे घंटे पर रिकॉर्ड करते जाएंगे और उसका एवरेज जो वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड मीन सी लेवल। ओके, मैं लिखता हूं इट इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ आवरली recording tide continuously 19 years and its average value is taken as mean sea level। ओके, इसका एवरेज वैल्यू हम क्या लेते हैं, मीन सी लेवल को लेते हैं। घंटे घंटे पर उस टाइड की हाइट को मेजर करते हैं अप टू 19 ईयर्स तक और उसका एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, वही क्या हो जाता है, मीन सी लेवल। तो अब हम किसी भी RL को यदि नापूंगा, मेजर करूंगा, तो उसी फिक्स रेफरेंस डेटम से लेंगे, उसी फिक्स रेफरेंस से लेंगे। इट मीन्स कि वो कहाँ से लेंगे, मीन सी लेवल से। ओके, और ये कहाँ से माना जाता है, तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि आप लोग कहेंगे कि किस नदी की गहराई लेता है, किस समुद्र की गहराई लेता है, ठीक है, कहाँ से नापता है।
तो ये इसका एक फिक्स है, ठीक है। इंडिया के लिए क्या है, फिक्स है कि इंडिया की कोई भी एलिवेशन को यदि मेजर करना हो तो उसी को रेफरेंस माना जाएगा, ओके, उसी को रेफरेंस माना। कौन सा है, तो मैं लिखूं, आप लोग कराची का नाम सुना होगा, नाउ इन पाकिस्तान, ठीक है। कराची में जो एक समुद्र है, सी है, उसी के गहराई का मतलब रेफरेंस लिया जाता है किसी भी एलिवेशन को मेजर करने के लिए, जो कि अभी कहाँ पड़ता है, वो पाकिस्तान में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे, ओके। तो आई थिंक कि आपको मीन सी लेवल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा कि मीन सी लेवल क्या होती है, ओके। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, चलिए। ठीक है, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने नहीं कहा था लेने के लिए, बट जब मैं बोर्ड के पास से हट जाऊं, बगल में साइड हो जाऊं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ओके। चलते हैं, मैं आगे बढ़ता हूं। और आपका मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप एक प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएंगे, सर्वे का प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, सॉइल का बनाएंगे, कंक्रीट एंड टेक्नोलॉजी का बनाएंगे, जितने भी पेपर हैं टेक्निकल पेपर, ऑल पेपर का प्रिपरेशन यहाँ करवाया जाएगा। और आपको अच्छा से एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाना है, क्योंकि नोट्स बनाने से कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलती है, वो भी किस समय में, महत्वपूर्ण समय में, एग्ज़ाम में। नोट का बस एक ही फ़ायदा है कि कम समय में जल्दी प्रिपरेशन करने को वो हमें रास्ता प्रदान करता है। सो इसलिए आप सभी एक प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी कलम पेन लेकर बैठे होंगे, ठीक है। और जो लगे कि सर कुछ बात बोल दिए हैं इम्पोर्टेंट बातें और आपको याद नहीं रहे, तो उसको आप कॉपी में लिख लेंगे और नोट्स आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, बाद में कर लेंगे, ओके। चलिए, अभी अभी हमने पढ़ा है सर्वेइंग क्या होती है, मीन सी लेवल क्या होती है, फिर रिड्यूस लेवल या फिर आरएल या फिर उसी को क्या कहते हैं, एलिवेशन। ये तीनों चीज़ अभी हम पढ़े हैं, ओके। अब मैं आगे करते हैं डिस्कस, वो है सर्वेइंग का मेन पर्पस क्या है, मेन एम क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। मैं लिखूं ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लिखूं एम ऑफ सर्वेइंग, ओके। इसका मेन एम एक ही है दोस्तों, सर्वे करने का मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि मैप को बनाना। क्या रहता है, मैप को बनाना, मैप या प्लान को बनाना, ओके। दोस्तों सिविल इंजीनियर में दो टर्म इन्वॉल्व होता है, एक है मैप और दूसरा है प्लान। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग, नॉट इक्वल, ओके। बोथ आर सिमिलर कह सकते हो बट नॉट इक्वल है। प्लान का यूज हम कहाँ करते हैं, प्लान का यूज हम प्लान का यूज लो एरिया, मतलब कहने का मतलब स्मॉल एरिया के लिए करते हैं, जबकि मैप का यूज हम लार्ज एरिया के लिए करते हैं। जैसे मैं कहूँ, ये मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, ओके। तो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट हो सकती है, ओके। जब लार्ज स्केल की बात कहें तो मैप का यूज होगा, और जब स्मॉल स्केल की लार्ज स्केल की बात करें तो वहाँ पे आपका प्लान का यूज हो जाएगा। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, बट मैं अभी सब कुछ क्लियर करूंगा, इसमें कभी एक भी कन्फ्यूजन रहने नहीं दूंगा। पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। क्या है ऑब्जेक्ट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर मैप या प्लान, मैप या फिर प्लान। बट मैंने दोस्तों अभी अभी कहा है दोनों क्या है, डिफरेंस है, ओके। ये क्या है, दोनों डिफरेंस है।
अब देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगी। आपने घर का नक्शा बनाओगे, आप क्या करोगे, घर का नक्शा बनाओगे तो जनरली आदमी उसे नक्शा बोलता है, लेकिन इंजीनियरिंग के भाषा में सिविल इंजीनियरिंग कभी उसको नक्शा नहीं बोलता है। सिविल इंजीनियर हमेशा उसको प्लान कहता है, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की आप प्लान बनाते हो, क्योंकि वो छोटा है, क्या है, वो छोटा है, बहुत छोटा है ना। और यदि बिहार की नक्शा की बात करी जाए, बिहार की, पूरे बिहार को अगर मैं ले लूँ, ब्रॉडली अगर ले लूँ, तो पूरे बिहार की एरिया क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बड़े पैमाने पर हम यूज करते हैं मैप का, जबकि छोटे पैमाने पर हम यूज करते हैं प्लान का। ठीक है, बोलचाल की भाषा में हम सबको मैप ही बोल देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होती है। मैप अलग होती है और प्लान अलग होती है। मैप और प्लान में दो डिफरेंसेस है दोस्तों, वो भी हम नीचे लिख देते हैं। स्टार पॉइंट मार्कर लिखेंगे, देयर आर टू डिफरेंसेस बिटवीन मैप एंड प्लान। मैप एंड प्लान, पहला डिफरेंस क्या होती है, मैप आर यूज फॉर लार्ज एरिया बट प्लान आर यूज्ड फॉर अ स्मॉल एरिया। अब जब हम मैप बनाते हैं दोस्तों, तो मैप बनाने के लिए अब पूरा इस वर्ल्ड की मैप आप एक बड़ा सा ड्राइंग शीट में समाहित हो जाता है। कभी सोचा है कि इतने पूरे भारत की नक्शा एक ही ड्राइंग शीट में कैसे आ जाता है? उसके लिए कुछ ना कुछ स्केल लिया जाता है, कुछ ना कुछ स्केल लिया जाता है। जो धरती पर ग्राउंड पर जो डिस्टेंस होगी 10 किलोमीटर, वो हो सकता है कि उस मैप पर 1 सेंटीमीटर के बराबर हो। नहीं, ये हम लिख देते हैं, जब मैप बनाते हैं उस समय स्केल लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। नहीं, क्या लिख देते हैं, 100 किलोमीटर। ये मैंने सपोज किया, लेट अस कंसीडर, ऐसा मान लिया कि इतना मैं मानता हूँ। तो उतना डिस्टेंस जो होता है वो मैप को ड्रॉ करने के लिए होता है, और मतलब आसानी होता है। मतलब हमें क्या होता है कि छोटा करना होता है उसको। पूरे ग्राउंड की जितना लंबाई है, एरिया है, उतना बड़ी हमारे पास पेपर तो अवेलेबल नहीं है। इसी कारण बस हम क्या करते हैं, स्केल चूज करते हैं, ताकि मेरा मैप जो बने वो एक छोटा सा कागज़ में आ जाए। नहीं, तो उसके लिए हम स्केल का यूज करते हैं। तो एक होता है लार्ज स्केल और एक होता है स्मॉल स्केल। तो हम अपन बात करते हैं सेकेंड डिफरेंसेस की। फॉर प्रिपेयरिंग मैप या फिर प्लान, a suitable scale may be chosen। ठीक है, चूज करते हैं एक सुटेबल स्केल। ठीक है, फुल स्टॉप। फॉर प्रिपेयरिंग मैप a small scale are used and for preparing plan large scale यूज। अब मैं बताता हूँ लार्ज स्केल क्या होता है और स्मॉल स्केल क्या होता है। ठीक है, मैं 2 सेकेंड के लिए बोर्ड से साइड होता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाते जाएंगे। ओके, चलिए लिखेंगे लार्ज स्केल पहला, और दूसरा लिखेंगे स्मॉल स्केल।
लार्ज स्केल यदि मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर है, सॉरी पहले का क्या है लार्ज, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर मान लूँ। इसका मतलब क्या हुआ समझिए कि जो ड्राइंग शीट पर 1 सेंटीमीटर लाइन खींचा हुआ होगा वही धरती पर कितना होगा, 10 मीटर के बराबर होगी। वो धरती पर कितना मीटर के बराबर होगी, 10 मीटर के बराबर होगी। ओके, अगर मैं स्मॉल स्केल की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। नहीं दोस्तों, तो जो धरती पर डिस्टेंस होगी 100 किलोमीटर वही डिस्टेंस मैप पर होगी 1 सेंटीमीटर। वही डिस्टेंस मैप पर क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। तो पेपर का साइज ड्राइंग किसका बड़ा बनेगा, ड्राइंग इसका बड़ा बनेगा, किसका बड़ा बनेगा, तो कंप्लीटली डेफिनेटली इस वाले का ऊपर का जो स्केल है उसका स्केल का ड्राइंग शीट बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा और इसका बहुत छोटा बनेगा। नहीं तो स्मॉल स्केल ये हो गया और लार्ज स्केल ये हो गया। अब यहाँ से क्लियर हो रही ना, लार्ज बहुत बड़ा ग्राउंड साइज के का यदि मैं मैप बनाना चाहूँ तो उसके लिए हमें स्मॉल स्केल लेना पड़ेगा। नहीं, अगर लार्ज स्केल लेता हूँ तो उतना बड़ा पेपर मेरे पास है नहीं। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल प्रेफर नहीं करते हैं। कैसा स्मॉल स्केल प्रेफर करते हैं, तो स्मॉल स्केल प्रेफर करते हैं। ओके, अब क्लियर हो गया होगा कि लार्ज स्केल क्या होता है, स्मॉल स्केल क्या होता है, मैप का यूज हम कहाँ करते हैं और प्लान का यूज हम कहाँ करते हैं। छोटी छोटी ये सारी कॉमन बातें हैं, डिफरेंसेस होता है, लेकिन आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आता होगा ये बातें। लेकिन जो जनरल आदमी है उसे क्या पता मैप क्या होता है, प्लान क्या होता है। लेकिन दोनों का हिंदी नाम यदि देखें तो दोनों का हिंदी नेम नक्शा ही होता है। ओके, दोनों का हिंदी नाम क्या होता है, नक्शा ही होता है। इसके लिए आपको डिफरेंस पता करने के लिए इंग्लिश में इसका नाम होता है एक मैप और एक प्लान, जो कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ही समझता है, जनरल आदमी तो सबको नक्शा ही बोलता है। नहीं, ओके, चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, आई होप कि स्क्रीनशॉट आपने कर लिया।